हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो सेट रूल्स और नॉर्म्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं अकाउंट्स को मेंटेन करने में। जब भी हम अकाउंट्स बनाएंगे उस टाइम पे हमें जो प्रिंसिपल्स, जो कॉन्सेप्ट्स फॉलो करने होंगे उन्हें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। जैसे कि किसी भी कंपनी में, स्कूल्स में, स्पोर्ट्स में, किसी भी फील्ड में रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। सिमिलरली अकाउंट्स मेंटेन करने के टाइम भी हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं जिन्हें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं ये जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, इसलिए इन्हें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि गैप भी कहते हैं। फीचर्स की बात करते हैं तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो मैन मेड है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कोई भी नेचुरल लॉज नहीं है, ये मैन मेड है जो कि लोगों ने अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज और अपनी जजमेंट के बेसिस पे बनाए हैं। तो अगर कल को कभी भी जरूरत है तो इन्हें हम चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल भी है। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं है, इनफ्लेक्सिबल नहीं है, बल्कि ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब वो जो जिसको हम चेंज कर सकते हैं। दे कैन बी मॉडिफाइड और चेंज्ड ओवर टाइम। एंड लास्ट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये सारी कंट्रीज में फॉलो किए जाते हैं। जो भी कंपनी अपने अकाउंट्स बनाएगी उन्हें ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसीलिए ये प्रिंसिपल इंश्योर करते हैं कि सारे अकाउंट्स में क्या है, यूनिफॉर्मिटी रहे, कि सारे अकाउंट एक जैसे बने हैं, सेम प्रिंसिपल्स पे बने हैं। कंसिस्टेंसी है और रिलायबिलिटी है। तो अगर प्रिंसिपल्स फॉलो किए गए हैं, नॉर्म्स फॉलो है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए गए हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं वो अकाउंट सही बने हैं, हम उन पर रिलाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्लासिफिकेशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। एक होते हैं हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरे होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? ये फंडामेंटल असम्पशन और बेसिक प्रिंसिपल हैं जो कि हमारे अकाउंटिंग का फाउंडेशन बनाते हैं। यानी कि इन इनके फ्रेमवर्क पे ये हमें एक फ्रेमवर्क देते हैं, एक आइडिया देते हैं कि अकाउंट्स को बनाना कैसे है, किस बेसिस पे बनाना है और कैसे उन्हें मेजर करना है। तो ये जनरली लॉजिक और रीजनिंग पे बेस्ड होते हैं और इन्हें हम फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते। वहीं पर अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो हैं ये एक्सपीरियंस से बनाए गए हैं ताकि ये यूनिफॉर्मिटी और रिलायबिलिटी को इंश्योर कर सके कि सारे अकाउंट्स जो मेंटेन किए हैं वो यूनिफॉर्म है और रिलायबल है। तो ये जो है ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे बने हैं और अगर कल को जरूरत पड़ती है तो इन्हें इजीली चेंज किया जा सकता है। प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारा बिजनेस है वो फ्यूचर में लॉन्ग पीरियड के लिए चलने वाला है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया और कल को मैं उसे बंद कर दूंगी, नहीं। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्ट किया है। लोग आएंगे उसमें, लोग वहां से जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस अपना चलता रहेगा। तो क्या है, बिजनेस इज अज्यूम टू बी इन एग्जिस्टेंस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जल्दी ही हम उसे बंद नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन कहता है कि अगर एक बार आपने कोई भी पॉलिसी या मेथड यूज कर लिया तो अब आपको आगे हर साल वही मेथड या पॉलिसी यूज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं फिक्स एसेट पे, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है। एक हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है। अगर कंपनी ने एक बार डिसाइड कर लिया कि वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, तो अब हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो स्ट्रेट लाइन मेथड से ही होगा। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मेथड्स को स्विच
नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि भाई WDV में फायदा है, चलो इस बार WDV ले लेते हैं, या SLM में फायदा है तो अब के SLM ले लेते हैं। नहीं, एक बार डिसाइड करो, जो डिसाइड कर लिया उसी के साथ आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आता है एक्रूअल प्रिंसिपल। एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है? एक्रूअल प्रिंसिपल कहता है कि ट्रांजैक्शन हो गई, इनकम है या एक्सपेंस है, अगर एक बार अकर हो गया तो रिकॉर्ड कर दो। आपको ये नहीं देखना कि उससे रिलेटेड आपको कैश मिला है या नहीं मिला है। मिला है ठीक है, नहीं मिला है कोई बात नहीं, ट्रांजैक्शन तो हो गई ना। अगर ट्रांजैक्शन हो गई है तो रिकॉर्ड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मशीनरी परचेज की, और ये मशीन जो परचेज की है वो कैसे की है? क्रेडिट पे परचेज की है, ठीक है। अब ये कह रहा है आपने मशीन परचेज कर ली ना, भले ही क्रेडिट पे की है, मशीन तो आपके पास आ गई। मशीन आ गई तो उसे अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दो, दिखा दो कि मशीन आ गई है। पैसा जब दोगे तब देते रहना, कोई बात नहीं। जिस डेट को मशीन ले ली उस डेट को उसे रिकॉर्ड कर दो। तो ये क्या करता है? ये हमें ट्रू और फेयर व्यू दिखाता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। बिजनेस की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है जो कि ओनर से बिल्कुल अलग है। ओनर क्या करता है क्या नहीं, उससे बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शन से मतलब रखेंगे, सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे। तो बिजनेस की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, तो वो क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, कि लॉ ने उसे पर्सन मान लिया, उसे वो सारे राइट्स दे दिए जो एक नेचुरल पर्सन के पास होते हैं। तो ये बिजनेस जो है ये अपने नाम पे एसेट खरीद सकता है, लोन ले सकता है, किसी को सू कर सकता है, कोई इसे भी सू कर सकता है। यानी सारी की सारी चीजें जो भी होंगी वो किसके नाम पे होंगी? बिजनेस के नाम पे होंगी। ओनर का इससे कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए जो भी पैसा ओनर इसमें इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, वो बिजनेस के लिए क्या होती है? बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, यानी कि बिजनेस को वो वापस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये कहता है हमें सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जिन्हें हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जिन्हें मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते उन्हें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। जैसे गुड्स खरीदे, बता सकते हैं कितने के गुड्स खरीदे, रिकॉर्ड कर दो। सेल की, पता है कितने की सेल की, मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड हो सकती है, रिकॉर्ड कर दो। एक आपने डोनेट किए, चैरिटी में दिए 10,000, पता है कितने चैरिटी में दिए, मॉनेटरी वैल्यू है उसकी कि 10,000 दिए, रिकॉर्ड कर दो, मनी टर्म्स में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयज के एक्सपीरियंस की, एम्प्लॉयज की स्किल्स की, बिजनेस ने एम्प्लॉयज के मोराल को इम्प्रूव किया, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जो हम ये नहीं बता सकते कि भाई एक्सपीरियंस है तो कितने रुपए का एक्सपीरियंस है ना। स्किल है तो भाई उसकी क्या वैल्यू है? स्किल्स की कोई वैल्यू होती है? नहीं होती है। आपका मोराल बूस्ट हुआ, इसकी कोई वैल्यू है? नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो वो चीजें जो जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिन्हें मॉनेटरी टर्म्स में नहीं मेजर कर सकते, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये कहता है सिर्फ और सिर्फ मनी मेजर्ड ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड की जाएंगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन। अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन कहता है कि हमारा जो बिजनेस है उसकी लाइफ तो बहुत बड़ी है, तो अब ये तो नहीं कर सकते भाई जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया तो जब बंद करेंगे तब देखेंगे कि भाई इसने प्रॉफिट दिया या लॉस दिया। नहीं ना, हमें बीच में पता करना पड़ेगा कि हमें पता तो हो कि भाई हमारा बिजनेस चल कैसे रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस की लाइफ को फिक्स
पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। और ये जो डिवीजन है ये जनरली स्मॉल पार्ट्स में करते हैं, जो कि हमारा 1 साल का होता है, दैट इज 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगे उन्हें यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कि इस पूरे साल में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि आपको सारी की सारी बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी सिग्निफिकेंट और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो यूजर्स को प्रोवाइड करनी है। आपको कुछ भी उनसे छुपाना नहीं है, चाहे इंफॉर्मेशन नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, आपको उन्हें बताना है ताकि यूजर अपना डिसीजन ले सके, उनके साथ एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो क्या कहता है, ये कंप्लीट डिस्क्लोजर होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको बतानी पड़ेगी, कुछ भी नहीं छुपाना। नेक्स्ट है हमारा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये कहता है कि आप मुझे इंफॉर्मेशन बताओ, लेकिन सिर्फ वो इंफॉर्मेशन बताओ जो मेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगी, जो मेरे लिए जरूरी है। जो इंफॉर्मेशन मेरे लिए जरूरी है वो तो आप मुझे बताओ, लेकिन जो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है जिस इंफॉर्मेशन से, वो आप मुझे मत बताओ। तो जैसे कि कोई मेजर एसेट बेची, बिजनेस पे फर्क पड़ेगा उसका, तो आप मुझे बताओ। पॉलिसीज में चेंज किया आपने, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस में, वो भी मुझे पता होनी चाहिए। कोई लीगल क्लेम है, वो भी मुझे पता होनी चाहिए, भाई बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो ये आप मुझे बताइए कि क्या है, ये आपको यूजर को बतानी पड़ेंगी। लेकिन वहीं पर जो इमटेरियल इंफॉर्मेशन है, जो मतलब यूजर्स के काम की नहीं, जैसे स्टेशनरी एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, माइनर रिपेयर, स्मॉल राउंडिंग ऑफ डिफरेंस, छोटी मोटी बातें हैं, इनके होने ना होने से बिजनेस से बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या डिस्क्लोज करना है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल आइटम्स ही डिस्क्लोज करने हैं, इमटेरियल आइटम्स को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। यानी कि आप प्रॉफिट के पीछे मत भागो, प्रॉफिट की चिंता मत करो। प्रॉफिट होता है बहुत अच्छी बात है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लॉस हो गया तो लॉस की पहले से ही तैयारी करके चलो। जैसे कि अगर मेरे कुछ डेटर्स हैं, तो अब मुझे ये पता है कि ये जो डेटर्स हैं इनमें से सारे डेटर्स मेरा पैसा नहीं देने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसे होंगे जो कि पैसा नहीं देंगे, जहां पर मेरा बेड डेट हो जाएगा। तो अगर मुझे पहले से पता है कि कुछ अमाउंट मेरी लॉस में जाने वाली है, बेड डेट होने वाली है, तो क्यों ना मैं उसकी पहले से ही तैयारी करूं। और उसके लिए क्या मेंटेन करें, प्रोविजन। हम क्या करेंगे, जैसे मुझे लगता है कि अगर से 50,000 के डेटर्स ऐसे हैं जो मेरा पैसा नहीं देंगे, तो मैं वो 50,000 उठा के पहले ही साइड में रख लूंगी, ताकि कल को अगर ये लॉस होता है तो ये पैसा मुझे वो लॉस रिकवर करने में, उस लॉस को कवर करने में हेल्प करेगा। मेरे पास एकदम से बर्डन नहीं आएगा कि अब ये पैसा कहाँ से आए। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं, पहले से हमारे लॉस की तैयारी करके चलते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि आप अपनी एसेट्स को परचेज अमाउंट पे रिकॉर्ड करो। आपने जितने की एसेट खरीदी है उतने की ही आपको रिकॉर्ड करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है। अगर आपने 2024 में मशीनरी खरीदी थी से 1 लाख की, तो आज की डेट में चाहे उसकी वैल्यू 70,000 क्यों ना हो, आप कितने पे रिकॉर्ड करोगे उसे, 1 लाख पे ही बुक्स में शो करोगे। तो परचेज अमाउंट हमेशा आपकी दिखाई जाएगी। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है
कि भाई रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ खर्चे हुए होंगे, एक्सपेंसेस हुए होंगे, तो वो एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू को मैच करने चाहिए। तो इस साल के जो भी एक्सपेंसेस आपको इस साल के रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प किए हैं, आपको उन दोनों को मैच कराना है। Expenses should be matched with the revenue of the same accounting period. तो यहाँ पर वही बात आ गई कि कैश दिया है नहीं दिया है कोई बात नहीं, कैश रिसीव हुआ है नहीं हुआ है कोई बात नहीं, एक्सपेंस हो गया रिकॉर्ड कर दो, रेवेन्यू हो गया रिकॉर्ड कर दो। हमें हमारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को मैच करवाना है। नेक्स्ट है हमारा डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है कि हर एक बिजनेस के दो एस्पेक्ट होते हैं। आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करोगे बिजनेस में उसके दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, से राहुल स्टार्टेड अ बिजनेस। तो अब यहाँ पर बिजनेस जब स्टार्ट किया है तो उसने उसमें कुछ पैसा लगाया होगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कैश लगाया होगा, तो आपका कैश इम्पैक्ट होगा। और बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के पास क्या आई, कैपिटल आई, तो कैपिटल भी इम्पैक्ट हुई। यानी कि एक चीज कैश, दूसरी चीज कैपिटल, तो आपके दो अकाउंट यहाँ पर इम्पैक्ट हुए, दो एस्पेक्ट आ गए, एक कैश एक कैपिटल। अब इसमें से एक हमारा डेबिट होगा और एक हमारा क्रेडिट होगा। तो हमेशा हमारा डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, वो बैलेंस ही रहता है। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर रेवेन्यू जनरेट हो गया है, रियलाइज हो गया है, तो आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रेवेन्यू क्या होता है, सेल करके जो भी हमें इनकम हो रही, जो भी हमारे पास पैसा आ रहा है वो हमारे लिए रेवेन्यू है। तो जैसे कि अगर आपने 1 लाख के गुड्स बेचे, कब बेचे आपने, 31 मार्च को, लेकिन वो जो सेल की है वो क्रेडिट सेल की है, पैसा आपको अप्रैल में मिलेगा। तो हम ये वेट नहीं करेंगे कि अप्रैल में पैसा आएगा तो अप्रैल में रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। सेल हो गई, रेवेन्यू जनरेट हो गया, पैसा आया है नहीं आया है कोई बात नहीं, रेवेन्यू जनरेट तो हो गया ना। तो कब जनरेट हुआ, 31 मार्च को, तो 31 मार्च को ही रिकॉर्ड कर दो। जिस दिन वो रिकॉग्नाइज हो जाए, जनरेट हो जाए, पर रियलाइज हो जाए, उसी दिन आपको उसको रिकॉर्ड कर देना है। लास्ट है हमारा वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। ये कहता है कि आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस दिखाओगे उन सबका प्रूफ, उन सबका एविडेंस आपके पास होना जरूरी है। अपने मन से आप कुछ भी नहीं दिखा सकते हो। तो जैसे अगर आपने गुड्स खरीदे 50,000 के, तो भाई अगर जहां से सामान खरीदा वो उसने कुछ बिल दिया होगा, इनवॉइस दिया होगा, आपको अपनी बुक्स में वो इनवॉइस दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैंने 50,000 का ये परचेजेस दिखाए और ये रहा इसका बिल। तो हर एक ट्रांजैक्शन का वेरिफिकेशन होना, प्रूफ होना जरूरी है। अच्छी क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।